वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 383 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या न्यायालय भी और संसद भी? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, आपके फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है? न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को बनाया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। 226 के तहत जा सकते हो आप हाई कोर्ट में, लेकिन जो हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के तहत रिट निकालता है और जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के अलावा जो है अन्य अधिकारों के लिए भी रिट निकाल सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक या गारंटर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A से संबद्ध किया गया है। अब यह एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, 300A में डाला है इसको, और लीगल राइट है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्या ये संवैधानिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में है। अगर संवैधानिक अधिकार आएगा तो है संवैधानिक अधिकार, और वैधानिक भी है। मूल अधिकार है नहीं है, तो तीनों के तीनों है। फिलहाल डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों के कथन सत्य हैं। 44वां संविधान संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या जो है 7 से घटकर 6 हो गई है, ठीक है। वर्तमान में कितनी रह गई है? 6 रह गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या ए और बी दोनों? तो जैसा कि अभी बताया था कि 300A में इसको डाला है ना, 300 के काम में। तो संवैधानिक अधिकार है एक, और वैधानिक अधिकार भी है, लीगल राइट भी है। मौलिक अधिकार तो कहाँ रहा ये? तो ए और बी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 300 का में की गई है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको लीगल राइट बना दिया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उद्देशिका या प्रेमबल या प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है। संवैधानिक उपचार को कहा या प्रस्तावना को कहा है? प्रस्तावना को नहीं कहा, 32 को ही कहा। आर्टिकल 32 है वो। करेक्ट हो गए दोनों के दोनों, गलत ढूंढना अपने को। सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति अधिक है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट निकालते हैं। अभी तो बताया था सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है। तो डी गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट निकालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की रिट निकालने की जो शक्ति है वो अधिक व्यापक या विस्तृत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल 5 प्रकार के रिट निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इन 5 के अतिरिक्त भी अन्य रिट निकाल सकते हैं, ठीक है, स्टेट के हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर किसी न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद इस संदर्भ में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अभी तक 3 बार कानून बना चुकी है। देखिए, बिल्कुल संसद को शक्ति है कि वो कानून बनाकर न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन अभी तक एक बार भी, 3 बार तो छोड़ो, एक बार भी संसद ने ऐसा नहीं किया। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही करेक्ट है। तो संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर या कानून बनाकर किसी न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है, परंतु संसद ने अभी तक ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई है। गलत है दूसरा।
देखिए, मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य या मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है, परंतु कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का व्यापक, ठीक है, मूल अधिकार का प्रावधान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 विकल्प में से एक ही करेक्ट होगा, 3 तो गलत ही होंगे। तो कौन सा है वो करेक्ट, पहला पढ़ते हैं क्या है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। देखा भाई, याद हो आपने अभी कल परसों का टेस्ट देखा तो 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं केवल। तो शिक्षा संबंधी अधिकार तो 29-30 में, तो सभी व्यक्तियों को तो प्राप्त है नहीं, गलत है ये, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है 29-30 भी। अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधानमंडल को इस संबंध में कानून बनाने के अधिकार देता है। देखिए, राज्य के विधानमंडल को नहीं देता, केवल संसद को देता, गलत है दूसरा। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सही है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह अधिनियम किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, गलत है, केवल सी सही है, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 तक जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अब 29-30 केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 35 के अधीन केवल संसद विधि बना सकती है, राज्य का विधानमंडल नहीं। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का अपवाद है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि कोर्ट मार्शल को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकेंगे? अनुच्छेद 30 में। तो देखिए, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30(1) में प्रावधान है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा। और 30(2) में एक प्रावधान है कि राज्य जो है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में कोई भी विभेद नहीं करेगा, ठीक है। और 29 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान करता है। और 29(1) में प्रावधान है कि इसे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। प्रश्न में ये चीज़ पूछी गई है तो अनुच्छेद 30 उत्तर होगा। चलिए 8वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि देश में जहाँ कहीं भी मार्शल लॉ या सेना विधि लागू है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद में लिखा है ऐसा? 12 में नहीं है, 13 में नहीं है, 34 में लिखा है ऐसा। तो अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि देश में जहां कहीं भी मार्शल लॉ या सेना कानून लागू है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रश्न कई बार देखा होगा टेस्ट सीरीज में हमारी। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक अल्पसंख्यकों को केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई दोनों को, धार्मिक भाषाई और निरजातीय अल्पसंख्यकों को। देखिए, निरजातीय अल्पसंख्यकों की तो बात की नहीं गई है संविधान में, धार्मिक भाषाई दोनों हैं, तो सी उत्तर ज़्यादा सही रहेगा इसका, सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की चर्चा की गई है। हालांकि अल्पसंख्यक जो शब्द है उसको संविधान में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। इसमें निरजातीय अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा नहीं की गई है। अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है तो काट देना उसको, कहीं नहीं किया गया है। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? पहला पढ़ते हैं, धर्म प्रचार करने का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है FR वो कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। 25 से 28 तक धार्मिक अधिकार है।
धर्म प्रचार करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने का और रखने का अधिकार है क्या? है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है क्या? ये भी है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तित करने का अधिकार है क्या? ये नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो 4 को हटा दीजिए, 1 2 3 होगा केवल बी। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक कानून बनाकर, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार शामिल है, या निर्माण का अधिकार शामिल है, कानून निर्माण का। यह अनुच्छेद किसी भी धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता है, न 25, न 26, न 27, न 28। ठीक हो गया। तो कुछ बड़े स्टेटमेंट वाले 10 प्रश्न थे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार कर लेना। धन्यवाद।